नमस्कार, मैं स्वरभूमि सुरेश शर्मा। भारत में नमस्कार। शादियाँ होता है, सीज़न होता है और शादियाँ कोई मतलब एक त्योहार पे मनाया जाता है, किसी मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन शादियों का मतलब है उसका नग्न प्रदर्शन करना और हित साधना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। शादी किसी का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ राजनीति को साधना कितना हो सकता है, यह भी एक बड़ी बात है। अंबानी परिवार में एक शादी हुई है और उस शादी के बहाने पूरे भारतीय राजनीति को समेटने की कोशिश की गई थी और इसमें राहुल गांधी सीधा वहां से बायकॉट कर गए, वहां शादी में नहीं पहुंचे, कोई नहीं। यह भी एक बड़ा मैसेज है। शादियों को लेकर जिस तरह से अंबानी ने अपने नेटवर्क का जियो का हाइक किया है, 25% से अधिक हाइक किया है, वह भी एक सवाल में है कि आखिर अपनी शादियों करके आप दूसरे पर बोझ क्यों डाल रहे हैं। हम आज जानेंगे कि इन शादियों के माध्यम से किस तरह भारतीय राजनीति का हित साधने का प्रयास किया गया है। मेरे साथ हैं सुब्रतो जी और हम उनका सुब्रतो जी, आपका बहुत स्वागत है समरभूमि के इस एपिसोड में। सुब्रतो जी, आप बताएंगे कि ये जो शादियां हुई है अंबानी परिवार में, इस शादी में जिस तरह से पत्रकारों को रखा गया, इस शादी में जिस तरह से राजनेताओं को बुलाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2.5 घंटा वहां रहे और वह मोदी कि अंबानी के पर आरोप लगाए कि अंबानी के परिवार अंबानी से टेम्पो में भर करके रुपया कांग्रेस के दफ्तर, कांग्रेस के घर, राहुल गांधी घर गया था। राहुल गांधी उस पार्टी में नहीं आए। इसका मैसेज है। नमस्कार। एक शब्द है पूंजीवादी वेश्यावृत्ति, पूंजीपतियों की वेश्यावृत्ति। यह चीज अंबानी के बेटे की शादी में दिखी है। देखो, शादी धूमधाम से मनाना हर कोई अपने बच्चों की चाहता है। लोग अक्सर अपनी चादर के बाहर भी पैर फैलाते हैं। यह भारतीय समाज का एक कड़वा सच है। लेकिन कोई भी पारिवारिक उत्सव, विवाह हो या श्राद्ध हो या कुछ भी हो, वो जब एक पॉलिटिकल ओवरचर लिए हुए होता है, एक राजनीतिक, शादियों में राजनीतिक लोगों का जाना, नेताओं का जाना कोई नई बात नहीं है। परस्पर विरोधी विचारधारा के नेता लोग भी किसी न किसी सेठ के बेटे की शादी में चले जाते हैं, जैसे सहारा श्री सुब्रता राय के बेटे की शादी में लोग गए थे। यह अलग बात है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस समय भारत में कुष्ठ पीड़ित पूंजीवाद, जो कि पूरे समाज को में कोड़ फैलाने का काम कर रहा है, उस समय इन शादियों में इस तरह के कार्यक्रम में जाकर समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोग? आपकी पक्षधारिता तो उजागर हो गई। आप मुंह से, भाषण में, संसद में जितना भी आप कोसते रहे पूंजीपतियों को, पूंजीवादों को, पूंजीवादी व्यवस्था को, मूलतः आप क्या हैं? 18 आदमी का कुनबा लेकर सामाजिक न्याय के प्रतीक लाली यादव, समाजवाद का नारा देते हुए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा। भाजपा तो स्वघोषित पूंजीपतियों की गुलाम है। मोदी जाएंगे, उनका नहीं जाना आश्चर्य है, जाना कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये जो समाजवादी तथाकथित समाजवादी खेमे के लोग हैं, ये क्या कर रहे थे वहां पर? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तेजस्वी से पूछा जाता है पटना एयरपोर्ट, तो कहते हैं कि न्योता मिला है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं।
न्योता तो राहुल को ही मिला था, न्योता तो सोनिया गांधी को ही मिला था, न्योता तो बहुत सारे ऐसे लीडरान को भी मिले जो गए नहीं। यही सब मौका है जब आपको अपने व्यवहार में से एक लकीर खींचना है। इस नजरिए से देखो तो नीतीश कुमार बेटर है। नीतीश कुमार को नौकर न्योता नहीं मिला था ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन वो नहीं गए। उनको आप पलटू राम बोलो, झलटू राम बोलो, जो भी बोलो, लेकिन नीतीश कुमार की समाजवाद के प्रति जो निष्ठा है वो इन लोगों से तो बेहतर है। रेल मंत्री रहते हुए वो कभी कूपे का इस्तेमाल नहीं किए, फर्स्ट क्लास में चले। कभी भी बहुत रेयर मौके पर नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन का यूज करते हैं, सिविल एयरलाइन से जाते हैं, बिजनेस एयरलाइन से जाते हैं, जिसमें हम सभी ट्रैवल करते हैं। देखो समस्या यह है कि नीतीश कुमार के पास फुल मेजोरिटी कभी रही नहीं बिहार में। इसलिए नीतीश कुमार को कभी लालू के साथ कभी बीजेपी के साथ जाना पड़ा। दोनों ही स्थितियां नीतीश के लिए असहज करने वाली हैं, क्योंकि राजद की लठैत पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी और लालू राबड़ी कालीन भ्रष्टाचार का जो इतिहास रहा है उसके साथ भी नीतीश सहज नहीं हो पाते हैं, और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के साथ भी नीतीश सहज नहीं हो पाते हैं। और अपने पास मेजोरिटी आने का कोई चांस उनके नहीं बिहार में, जातीय समीकरण और अलग फैक्टर्स के चलते जो लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए नीतीश मेरे को कभी कभी एक ट्रेजिक कैरेक्टर दिखता है, जो दो अनचाहे मित्रों को साथ में लेकर चलने के लिए अभिशप्त है समय समय पर। इस एंगल से नीतीश की राजनीति को बहुत कम लोगों ने देखा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। चलिए नीतीश की बात से हटिए, राहुल नहीं गए। राहुल तो नहीं जाएंगे, ये तो उसी दिन पता लग गया था जिस दिन अंबानी उनके न्योता देने के लिए उनके घर में बैठे हुए थे 10 जनपद पर उनके माँ के यहाँ, और राहुल 15 किलोमीटर दूर जाके मैसन्स के साथ, घर बनाने वाले कारीगरों के साथ घर बनाना सीख रहे थे। राजनीति में ये सब संकेतों की भाषा होती है। उन्होंने बता दिया कि हमारी पक्षधारिता किसके साथ है। देखो बड़ा सवाल ये नहीं है कि राहुल गया है कि नहीं गया है, बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के जो ओलिगार्ची है, कांग्रेस में जो लीडरशिप है राहुल के बाद, चाहे वो अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, इस तरह के दर्जनों लीडर हैं, ये सभी तो पूंजीपतियों के ही जोक हैं। सवाल ये है कि राहुल अपने कांग्रेस में किस हद तक शुचिता ला पाते हैं। राहुल की लड़ाई भी दो भागों में बटी हुई है। बाहर उसको भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के साथ लड़ना पड़ रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के साथ लड़ना पड़ रहा है, और अंदर में, घर के अंदर में कांग्रेस में 50 साल से जमे हुए ऐसे तत्वों से भी लड़ना पड़ रहा है जो कि खुद क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रोडक्ट है। अंदर की जो लड़ाई है उसमें राहुल इतिहास की उस धारा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो धारा नरसिम्हा राव से शुरू होकर मनमोहन सिंह तक चली और भारत में वल्गर कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाया। मैं इसे वल्गर कैपिटलिज्म इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत के कैपिटलिज्म का कोई सामाजिक चेहरा नहीं है। आप यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाओ, आपको एक चीज मिलेगी, लोग अरबों खरबों लाखों खरब कमाने के बाद लास्ट में अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा ये समाज के लिए दान करके ट्रस्ट बनाकर इधर उधर देकर चले आते हैं, यूनिवर्सिटीज को पैसे देते हैं। एंड्रू कार्नेगी से लेकर, जो कार्नेगी स्टील के जनक थे,
लेकर रॉकफेलर से लेकर आज जितने भी हुए हैं, सबकी एक ही कहानी आपको मिलेगी। लेकिन भारत में एक टाटा ग्रुप छोड़ के कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, और चूंकि टाटा पारसी है, वो हिंदू नहीं है, तथाकथित गर्व से कहो हम हिंदू हैं नहीं है, इसलिए टाटा ग्रुप छोड़ के कोई भी अपने कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सोशल वेलफेयर में नहीं लगाता है या ट्रस्ट बनाकर नहीं रखता है। ये अंतर है। तो इंडिया में जो कैपिटलिज्म का मॉडल है वो एक वल्गर कैपिटलिज्म है, जो मॉडल आपको अरब शेखों में दिखती है। ये सामंतवाद पूंजीवाद का ऐसा घृणित घालमेल है जिसमें सामाजिक सरोकार की कोई गुंजाइश ही नहीं। और ये कौन है? अंबानी, अदानी, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है ना, ये धंधेबाज है। ये सरकारी पॉलिसियों को अपने अनुकूल कर अपनी कमाई और जनता की लूट को सुनिश्चित करते हैं। रहा सवाल, हम यहीं पर आए, ये जो कमाई को निजीकरण की जो आंधी चलाई मोदी सरकार के कार्यकाल में, उसमें अडानी और अंबानी का नाम प्रमुखता से आया है। अंबानी निजीकरण की धारा को मजबूती से एकाधिकार पूंजी के तौर पर चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आरोप लगाया जाता है कि ये इनका ऑलरेडी जो है मतलब स्टाफ है। इस तरह से भी लोग अफवाह फैला रहे हैं। और मजेदार देखिए कि अंबानी के जिस जियो को गया था, उसके एडवर्टाइजमेंट में नरेंद्र मोदी का फिगर था और मोदी उसका प्रचार कर रहे थे। तो एक निजी कंपनी प्रचार कर रहे हैं भारत प्रधानमंत्री, ये तो एक बहुत अलग बात है। लेकिन इसका परिणाम आगे निजीकरण के तौर पर किस तरह, जब नरेंद्र मोदी जो मणिपुर का मौन नहीं बोलते हैं और अंबानी के शादी में जाकर के 2.5 घंटा नाचते हैं। देखिए, जियो ने सिर्फ मोदी जी के चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया, पेटीएम ने किया। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। दूसरे दिन सुबह भारत के सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, मैं दिल्ली में ही था उस दिन, 9 जनवरी की सुबह पेटीएम का फुल पेज एडवर्टाइजमेंट निकला। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया, बड़े बड़े अखबारों, और सबके ऊपर मोदी जी का चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा नजर आ रहा था। तो मोदी कॉर्पोरेट गुलाम है, इसका संदेश वो शुरू से ही दे चुके हैं। अब लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उनकी बुद्धि का कमाल है या बुद्धिहीनता की सीमा है, वो अपनी जगह पर है। अब आइए दूसरे सवाल पर। आपने कहा कि अंबानी मोनोपोली में जा रहा है। भारतीय पूंजीवाद मोनोपोली से निकलकर कॉम्बाइंड मोनोपोली की तरफ निकल चुका है। इसको आपको समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अदानी पावर में 26% हिस्सा अंबानी ने खरीद लिया, ठीक है। इसी तरह से अंबानी के किसी साम्राज्य में अदानी 25% हिस्सा खरीद लेता है। इनफैक्ट क्या है कि ये दोनों मिलकर हंटिंग इन पेयर्स कर रहे हैं, ये जोड़ी बनाकर शिकार कर रहे हैं। इनको आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अदानी अगर बिजली में है तो अंबानी नहीं है, अंबानी अगर मोबाइल में है तो अदानी नहीं है। इन्होंने सेक्टर बांट लिए, सेक्टर बांटकर ये लोग जनता को लूट रहे हैं। ये कॉम्बाइंड मोनोपोली भी हो रही है कहीं कहीं पर। जैसे देखो, अभी जो जियो का टैरिफ बढ़ा, तो जियो के टैरिफ बढ़ने के साथ साथ एयरटेल और वोडाफोन को भी बढ़ा। एयरटेल और वोडाफोन के मालिक के घर में किसकी बेटी की शादी है? ये बहुत ही एक छिछला एनालिसिस है जो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक वगैरह में चलता रहता है। छिछले लोगों के द्वारा फैलाया जाता है कि अंबानी अपनी बेटी की शादी का खर्चा उठा रहा है जियो का दाम बढ़ा के। जियो को दाम बढ़ाने से अंबानी को 13,441 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है एक साल में। ये डेटा है, ये फिगर है जिसको कोई काट नहीं सकता है। एग्जैक्ट फिगर है 13,441 करोड़ रुपए।
ठीक है, बेटी की शादी में कितना खर्चा किया? 3,000 करोड़ रुपया। तो क्या ये 13,000 करोड़ कमाने के पहले अंबानी के पास 3,000 करोड़ खर्चा करने की कैपेसिटी नहीं थी? कौन बेवकूफ इसको मानेगा? सवाल उसका नहीं है। तेल की कमाई से अंबानी को 6.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। रशियन तेल के इंपोर्ट करके आने के बाद उसको शोधन करके यूरोपीय मार्केट में बेचने के बाद 6.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ये जियो की कमाई है क्या तेल की कमाई के सामने? कुछ नहीं है। वो असल कमाई तेल की है। वह 6.5 लाख करोड़ रुपए वो कमा लिया, गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करवा के। जैसे बॉम्बे डाइंग को उसने हटा डुबा दिया था उसके बाप ने, इंपोर्ट पॉलिसी को प्रणब मुखर्जी के थ्रू से चेंज करके। तो ये खेल तो अंबानी शुरू से करता रहा है। हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स ऑफ द लॉ। देखो, धंधेबाज जो होते हैं ना, वो गैर कानूनी काम नहीं करते, वो कानून को अपने मुताबिक ढालते हैं। बिल्कुल। और मोदी सरकार में भी आप देखो, कानून को ही इनके अनुसार बनाया गया, ताकि जो कुछ भी गैर कानूनी था मोदी युग के पहले, वो सब के सब कानूनी हो गए, कानूनी हो गए। ठीक है, अब है कि राहुल गांधी जो नहीं गए, तो राहुल गांधी ने एक सिग्नल तो रहा है, जो आज नेपथ्य में धकेल दी गई है कि पूंजीवाद का एक सामाजिक चेहरा होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का म्यूचुअल ग्रोथ होना चाहिए, जॉब क्रिएशन, रोजगार के बनाने के रोजगार के उत्पादन के थ्रू से समाज की आखिरी इकाई तक पैसा पहुंचना चाहिए, यानी जिसे हम सोशल डेमोक्रेट कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, उदार उदारवादी पूंजीवाद कहते हैं। तो राहुल उदारवादी पूंजीवाद के पैरोकार, इसलिए वो नहीं गए। राहुल इसलिए नहीं गए कि वो कम्युनिस्ट थे। राहुल इज नॉट सीताराम येचुरी। सुब्रतो जी, एक चीज हम ध्यान दिलाना चाहेंगे आपको, में एक घटना घटी थी महात्मा गांधी के पर। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन शुरू किया था, और नमक आंदोलन शुरू करके जब नेहरू ने उनसे पूछा कि नमक आंदोलन क्यों, कहा था कि नमक आंदोलन इसलिए कि नमक भारत के हर घर होता है, हर घर घर में जाता है, और जब नमक पर दाम बढ़ाया तो इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा, और इसका प्रभाव भी, इसलिए नमक आंदोलन करना चाहिए। जब जियो पर दाम बढ़ाया नरेंद्र ने, सॉरी अंबानी ने, तो राहुल गांधी, ये जो मैसेज स्प्रेड हुआ, ये स्प्रेड होने के बाद पूरे घर घर तक इन मैसेज पहुंच गया कि अंबानी जो है तो इस तरह से निजीकरण की तरफ ले जा रहा है चीजों को, और इस तरह कर रहा है। तो मैसेज इस रूप में भी देख सकते हैं लोग। लेकिन मेरा एक सवाल दूसरा रहेगा आपसे कि ये अंबानी ने जिस तरह से जमघट बुलाया नेताओं का, इस नेताओं के जमघट को लेकर अंबानी कितना और अदानी भी कितना आगे निजीकरण को लेकर जा सकते हैं राहुल गांधी के इस अलगाव के बाद? देखो, ऐसा है, बजट सेशन आने वाला है पार्लियामेंट में, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखो। बजट सेशन के पहले अंबानी ने एक जाल फेंका, उसने सारे नेताओं को अपने यहाँ बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि यह जाहिर है कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट,
11 साढ़े 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, जो कि अल्टीमेटली सेठों के झोली में जाएगा। ये सारे बजट के फ्लैश पॉइंट्स हैं, होने वाले हैं। यही सारे बिंदु हैं जिन पर आने वाला बजट आधारित होगा। अब इस बजट का जो धुर दक्षिणपंथी और पूंजीवादी चरित्र है, उसके विरुद्ध में खड़ा होने का नैतिक साहस को छीनने के लिए अंबानी ने सबको बुलाया। आप मेरे को ये बताओ, मुलायम सिंह यादव, सॉरी अखिलेश यादव, या लालू के 4 सांसद, या ममता बनर्जी, या शरद पवार, या उद्धव ठाकरे संसद में के सांसद अब संसद में खड़े होकर किस मुंह से अंबानी का विरोध करेंगे और निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे? ये नैतिक साहस तो राहुल के सिवा किसी के पास नहीं रहा सा कम्युनिस्टों के पास है, जिनके पास 9 MP है। तो देखो, ऑपोजिशन को दो फाड़ करने की चेष्टा है। जब कॉर्पोरेट कोई गेम खेलता है तो बहुत लंबा सोचकर खेलता है। राहुल को अपने ही ऑपोजिशन में, इंडिया गठबंधन में बाकी लोगों से सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। इसका नतीजा हमें बजट सेशन में दिखेगा। जब भी अखिलेश यादव खड़े होंगे अंबानी के अगेंस्ट में बोलने के लिए, तो भाजपा वाले पूछेंगे, फिर आप वहां की शादी में क्या ढोल बजाने गए थे, क्यों गए थे? इनका क्या जवाब होगा? तब आए बाएं देखेंगे, अलबल बोलेंगे। क्योंकि देखो, जितना भी हो, राजनीति में तुम्हारा व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक व्यवहार राजनीतिक चरित्र को डिटरमाइन करेगा। आज हम मोदी को पूंजीवादियों का निर्लज्ज दलाल ठोक कर इसलिए बोलते हैं कि निर्लज्ज दलाल नहीं होता तो पेटीएम और जियो पर उसका चेहरा नहीं चमकता, विज्ञापन पर नहीं होता। लेकिन यही बात हम राहुल के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन कल जाकर जब अखिलेश खड़े होंगे संसद में अंबानी किसी नीति के अगेंस्ट में बजट में बात करने, तब तो वो, उनके पास कोई नैतिक बल ही नहीं है इस बात को विरोध करने का। अब मुजरा करने गए थे वहां, क्या करने गए थे आप? उल्टे नीतीश के सांसद बोल पाएंगे क्योंकि उनके लीडर नहीं गए, लेकिन इनके सांसद नहीं बोल पाएंगे। अब बोलेंगे भी तो उनका कोई नैतिक बल नहीं रहेगा। ये एक मजेदार वाक्य हुआ है। मजेदार वाक्य। आपने जो चीज रेखांकित किया है कि राहुल गांधी को अलग थलग करने की एक साजिश भी हो सकती है, इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं क्या कि राहुल गांधी का इमेज तो शुरू से ही अलग थलग करने की कोशिश भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस के भी लोगों ने है, लेकिन राहुल गांधी का इमेज जिस तरह से बदला है, वो बदलाव इस घटना के बाद और राष्ट्रीय हो जाना चाहिए, लगता है क्या? नहीं, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। देखो, राहुल गांधी आज क्या है, नेल्सन मंडेला को याद करो, तब समझ में आएगी बात। नेल्सन मंडेला अकेले थे, अकेले लड़ाई में कूद पड़े। ठीक है, उसके साथ उसकी पार्टी रही, उस पार्टी में भी बहुत सारे दल्ले थे प्रोटियास के रेजिम के, लेकिन नेल्सन मंडेला का नैतिक कद इतना ऊंचा था कि उनको कोई अनदेखी नहीं कर पाता था। वो धीरे धीरे, देखो क्या होता है ना कि एक काला चोर भी जानता है कि चोरी बुरी बात है, चोरी करना। मनुष्य जब तक है, नैतिकता कहीं ना कहीं बची हुई है। जिस दिन नैतिकता का पूरी तरह से ह्रास हो जाएगा, उस दिन मनुष्य नहीं रहेगा दुनिया में, सिर्फ जानवर रहेंगे। इस बात को याद रखना। तो राहुल उस हाइट पर स्थापित कर चुके हैं जहां पर उनके आसपास कोई नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। वैसे कहा जाए तो हमारे कम्युनिस्ट लीडरशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी तरह से जनता के लिए मरखप रहे हैं, लड़ाई में भी हैं, पूंजीवाद के विरोध में भी हैं, सांप्रदायिकता के विरोध में भी हैं।
लेकिन उनको वो माइलेज नहीं मिलती है। उनको वो माइलेज इसलिए नहीं मिलती है, जैसे मैंने शुरू में कहा, राहुल गांधी उदारवादी पूंजीवाद का चेहरा है, इसलिए उनको माइलेज मिलता है प्रेस में, चाहे किसी तरह से। धनबल भी उसके पास रहता है थोड़ा बहुत, मार्क्सवादियों के पास वो भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो उनसे ज्यादा डेडिकेटेड है, बिल्कुल वो उनसे ज्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन उनके पास वो धनबल नहीं है, उनके पास वो प्रेस नहीं है, वो मीडिया नहीं है। आपको क्या लगता है, कॉमरेड विनोद मिश्र का सेक्रीफाइस इनसे कम है क्या? ऐसा कुछ है? तो कितने लोग जानते हैं? क्योंकि जानता आदमी वही है। एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। पहले दिखेगा तब तो बिकेगा। तो राहुल गांधी तो दिख भी जाएंगे, ये कहाँ दिखेंगे? बस्तर के नक्सल लीडर कहाँ, जो अदानी के साथ सामने खुली लड़ाई में है, रोज जान दे रहे हैं, परिवार छोड़कर जंगलों में भटक रहे हैं, कौन लिखता है उनकी कहानी? कौन देता है उनको माइलेज? क्योंकि वो तो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं ना, ये किसी को गंवारा नहीं है। राहुल गांधी व्यवस्था में सुधार लाने की बात करते हैं। तो सुधारवादी उदारवादी जो होते हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि सुधारवाद और उदारवाद पूंजीवाद का ही एक रूप है। बिल्कुल। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, हम्म, इसलिए इनको लोग सुनेंगे। और ये गांधी बाबा का देश है। गांधी बाबा भी इसीलिए पॉपुलर हुए थे क्योंकि वो सुधारवादी उदारवादी थे। गांधी बाबा इसलिए नहीं हुए थे कि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। अंग्रेज भगाओ तो खैर एक पॉलिटिकल प्लैंक था ही, लेकिन उन्होंने कभी व्यवस्था परिवर्तन की बात की? कभी नहीं की। वो तो राम राज्य की बात करते थे, वो तो राजतंत्र की बात करते थे। वो क्या था? वो मुझे उदारवादी पूंजीवाद याद की है बात थी। मुझे याद है हिस्ट्री में बताया था कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और उससे उसी तरीके से आज राहुल गांधी का कद बढ़ा है महात्मा गांधी के समकक्ष। मेरा मेरा इस पर एक और चीज रहेगा कि ये जो राहुल गांधी का जो चेहरा इस शादी में जाने से, या फिर आप पहले जो भारत जो यात्रा किए थे, और फिर अभी वो स्वयं एक कैबिनेट मिनिस्टर के भी विपक्षी नेता कर पर आ रहे हैं और सवाल लगातार रेज कर रहे हैं, नैतिक बल किया इनका है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी कुछ दिनों में भारत की पॉलिटिक्स एक गंभीर परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेगी? मैं एक बात इसमें कह सकता हूँ। पहली बात तो ये कि मोदी की सरकार चलेगी नहीं, ये आज मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। मोदी की सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, किसी भी दिन गिर सकती है, चाहे 6 महीना लगे या साल भर लगे। इसके पीछे जो अंबानी अदानी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनके विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनका एका होना और मोदी के ज्यादातर साथियों का उनका साथ छोड़ देना भी होगा। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, ये होना ही है। नायडू हो या नीतीश हो, सभी उसका साथ छोड़ेंगे। नीतीश तो अब और छोड़ेंगे, उसके अलग कारण है जिस पर अलग से व्याख्या करने की जरूरत है। नीतीश अगर नहीं छोड़ेंगे तो जदयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए वो साथ छोड़ेंगे। नायडू भी साथ छोड़ेंगे, क्योंकि नायडू बहुत जल्द ये समझ जाएंगे कि आंध्र प्रदेश में मोदी मोदी का साथ देकर आंध्र प्रदेश की सत्ता वो चला नहीं सकेंगे, क्योंकि जनता में वो अनपॉपुलर हो गए। वो पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी मिली थी, अनपॉपुलर भी उतनी ही जल्दी हो गए। जनता दल याद करो कितना जल्दी पॉपुलर हुआ था और कितना दिन लगा अनपॉपुलर होने में, खत्म होने में। यह हालत चंद्रबाबू नायडू के साथ साउथ में है, इसलिए वो भी साथ छोड़ेंगे। और भी कुछ लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे अपने अपने कारणों से, जैसे शिंदे के एमपी महाराष्ट्र में साथ छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये अपने अपने राजनीतिक कारणों से मोदी जी का साथ छोड़ेंगे, ये अपनी जगह पर है, लेकिन इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसका जो पॉलिटिकल रिपरकशन है, पॉलिटिकल इफेक्ट है, वो बहुत लंबा जाएगा। क्योंकि जो भी नई सरकार इसके बदले में आएगी इंडिया गठबंधन की, नए कलेवर में,
वो सबसे पहले मोदी के 10-12 साल की नीतियों को कूड़े में फेंकेगी। उनको फेंकना उनकी राजनीतिक बाध्यता होगी, क्योंकि इसी स्लोगन पर वो जीत कर आए हैं, जितनी भी सीटें उनको मिली है। 240 अगर भाजपा के पास है, तो इंडिया गठबंधन के पास भी अपने आप 234 तो अभी है, 6 सीटें ही तो कम है ना, बाकी तो 52 सीटों का सहारा है, वो खिसक जाएंगे इधर से उधर। ये चीज एक बात। दूसरी बात क्या है, अंबानी की शादी, बेटे की शादी भारतीय पूंजीवाद के उस सबसे घृणित चेहरे उजागर कर दिया जिसे आज तक इन लोगों ने बड़े तरीके से छुपा कर रखा था। मैसेज ये गया कि कितना घिनौना हो सकता है पूंजीवाद। इसका चेहरा कि एक तरफ एक लड़की की शादी में 3,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। ये जो आर्थिक विषमता को इस शादी ने इतनी बुरी तरह से उजागर किया है, जितना कि हजारों लेख, सैकड़ों सेमिनार, हजारों किताबें, सैकड़ों संसद में बहस कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि चाक्षुषं किंग प्रमाणम, जो दिख रहा है उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, तो ये दिख गया। तो एक चीज हम और बोलेंगे कि ये जो किया गया है शादी में, एक और चीज जो सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है वह है मीडिया। इसके पहले खुद मुकेश अंबानी का जब शादी हुआ था, धीरू भाई अंबानी था, उसमें बड़े बड़े पत्रकार, संपादकों को बुलाया गया था, उनके साथ फोटो खिंचाई गई थी। इसमें तो इस शादी में तो किसी भी मीडिया को जगह तक नहीं दिया गया। अरे भाई मीडिया, इसने के अलावा अरे भाई 22 चैनल में से तो मेरी बात सुनो, 22 चैनल में तो 18 चैनल अंबानी के हैं। वो तो अंबानी के ही नौकर हैं। उनके घर में तो भेज दिया गया है ना, हल्दीराम गुजिया, चिवड़ा, 1 किलो सोन पापड़ी, हो गया है। अरे कुत्तों को डाइनिंग टेबल पर बैठा कर भी पेडिग्री ही खिलाया जाता है रोहित, उनको मुर्ग मुसल्लम नहीं खिलाया जाता है। इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं तो 1000 बार लिखता हूँ, कुत्ते को अगर डाइनिंग टेबल पर भी बैठा दोगे तो उसको क्या खिलाओगे? कुत्ते का डॉग फूड ही तो खिलाओगे ना, उसको थोड़ी देर तुम अपना खाना खिलाओगे। ये नहीं होता है। तो आपने बताया चीजों के बारे में, और कहना चाहिए कि जिस तरह से इस शादी के बहाने राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया गया, निजीकरण के धार में धकेलने का प्रयास किया गया, कोशिश किया गया है। नरेंद्र मोदी खुद वहां घंटे तक नाचते रहे, और इसमें राहुल गांधी ने अपने आप इस तरह से इससे अलग हटाकर जनता के साथ जुड़ने का प्रयास किया, जो वह अपने आप में भारत को एक नई दिशा देने की ओर कदम बढ़ाएगा। राहुल गांधी का इमेज और ज्यादा कद बड़ा होगा, तो यह बड़ा कद इस देश की जनता को, इस देश को एक नई दिशा, संभावना की ओर प्रेरित करेगा। राहुल गांधी की विशेषता इस देश में बहुत बड़ी है। महात्मा गांधी के बाद सीधा हम राहुल गांधी को उस रूप में देखते हैं, जबकि देश की जनता के साथ उसका एक मजबूत संबंध विकसित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत चटर्जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और इसके साथ कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और संभव हो तो आर्थिक मदद देने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद।